आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन्स की बारिश पर इजराइल को दहलाया। इजराइल ने नाफिज की इमरजेंसी। इमरान मसूद और ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा सिर्फ खास लोगों के खिलाफ ही चलता है बुलडोजर। महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान, कहा हम कांग्रेस की हिमायत को तैयार। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को मिली जमानत, नहीं मिलेगी रिहाई, दूसरे मामले में जेल में रहेंगे कैद। दिल्ली के दयालपुर मदरसे में 5 साला लड़के की मौत, मदरसे के 3 नाबालिग लड़कों ने उतारा मौत के घाट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा दहशतगर्दाना हमला, अलग अलग वाकयात में 49 अफराद हलाक। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान, मोदी बोले अब तरक्की पर रहेगी तवज्जो। जम्मू असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, 5 घंटे में जारी की 3 लिस्ट, टिकट न मिलने पर कई नाराज। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने बदले का पहला हमला किया है। हिजबुल्लाह ने नॉर्थन इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेटों और ड्रोन्स की बारिश की है। इस बड़े हमले के बाद इजराइल बुरी तरह थर्रा गया है और उसने मुल्क भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल को साफ तौर पर चेताया है कि ये तो अभी शुरुआत है और बदले का पहला हमला है। अक्टूबर में गजा जंग के आगाज के बाद से ये हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बता दें कि गुज़िश्ता माह 30 जुलाई को बैरूत में अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र के कत्ल के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। फुआद शुक्र के कत्ल के कुछ घंटों बाद ही तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये को भी कत्ल कर दिया गया था। तब से मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया इस इंतजार में थी कि ईरान और हिजबुल्लाह कब इजराइल से बदला लेंगे। इस सिमत में हिजबुल्लाह ने तो अपने बदले का आगाज कर ही दिया है। द क्रेडल वेबसाइट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज 10 से ज्यादा इजरायली मिलिट्री ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन और रॉकेट हमला किया। इस हमले को हिजबुल्लाह ने अपने बदले का पहला हमला बताया है। हिजबुल्लाह ग्रुप ने बताया कि उसने गैलीली में दीगर मकामात पर 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेटों की बरसात की। साथ ही सभी हमलावर ड्रोन अपने तयशुदा वक्त पर तयशुदा हदफ की जानिब दीगर रास्तों से लॉन्च किए गए थे। नॉर्दर्न इजराइल पर एक के बाद एक जबरदस्त हमलों से इजराइल की हालत बुरी तरह खराब हो गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक लेबनान की जानिब से हिजबुल्लाह के खतरे को देखते हुए इजराइल ने घबराकर मुल्क भर में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। वहीं हमलों में कामयाबी हासिल करने के बाद हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल को एक बार फिर चेतावनी जारी की। द क्रेडल वेबसाइट के मुताबिक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने कहा कि अगर इतवार के ऑपरेशन के नतीजे तसल्ली बख्श साबित नहीं होते हैं तो लेबनानी रेजिस्टेंस को पूरा हक है कि वो इजराइल के खिलाफ फिर से जवाबी कार्रवाई करे। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही नाकाम कर देने के इजरायली दावे को खारिज करते हुए हसन नसरल्लाह ने कहा कि दुश्मन ने कुछ भी नाकाम नहीं किया। अगर कुछ नाकाम हुआ है तो वो इजरायली इंटेलिजेंस। इजराइल अपना नुकसान छुपाने के लिए झूठी बातें कर रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के बेखौफ और बेबाक हमलों के बाद इजराइल खौफ के आलम में है। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह के बदले का अगला हमला कब होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक गैर मुस्लिम गुरु ने मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी की। इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हुए। इस मामले में एक मुस्लिम शख्स के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी हुई। अब हुकूमत के इस कदम की ओवैसी और इमरान मसूद ने मुखालफत की है। बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी ने मुल्क का अमन अमान खराब कर दिया है और वो चुन चुन कर बुलडोजर चला रहे हैं। वाकयात का हमें खुद नोटिस लेना चाहिए और मुल्क को उसूल और जवाबित को मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने पुलिस एहलकारों पर पथराव और अली के घर को मुस्मार करने की मजम्मत की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इतवार के रोज कहा कि मुल्क ये सब कुछ देख सकता है। इस दौरान इमरान मसूद ने छतरपुर केस का जिक्र करते हुए कहा कि छतरपुर में एक मुस्लिम घर पर बुलडोजर चलाकर वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उनको तबाह कर दिया गया। उस शख्स का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। अगर एहतजाज के दौरान हंगामा होता तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। हुकूमत आइंदा इजलास में इस काम के खिलाफ जरूर बोलेगी। इमरान मसूद ने कहा कि बुलडोजर सिर्फ चुनिंदा लोगों पर चलता है, खास तबके को इससे निशाना बनाया जाता है और ये उन लोगों पर चलाया जाता है जो हुकूमत के नजरिए के साथ नहीं चलते हैं। जो लोग हुकूमत के नजरिए पर यकीन रखते हैं और उनके साथ चलते हैं उन पर बुलडोजर से कार्रवाई नहीं की जाती है। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान किया है। मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले जम्मू और कश्मीर इलेक्शंस में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को सपोर्ट करने को तैयार है, पर शर्त यह है कि वो पीडीपी के एजेंडे को कबूल करने के लिए तैयार हो।
जराये के मुताबिक उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अपने मसाइल हैं, यहाँ आर्टिकल 370 को हटाने से मामलात मजीद पेचीदा हो गए हैं। जब भी हम किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं, हमारा एक मकसद होता है, एक एजेंडा होता है कि हमें क्या करना है। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर कांग्रेस हमारे एजेंडे को मानने के लिए तैयार है तो हम उनकी हिमायत करने के लिए भी तैयार हैं। आपको बताते चलें कि महबूबा मुफ्ती ने असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का भी जिक्र किया है और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती बातचीत शुरू करने और कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी का भी वादा किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी के एमएलए बेटे अब्बास अंसारी को एक बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के बहनों आतिफ रजा उर्फ शर्जील और अफरोज़ की भी जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। सिंह ने यह फैसला दिया है कि दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद 1 अगस्त को फैसला महफूज कर लिया गया था और अब्बास अंसारी इस वक्त कासगंज जेल में बंद हैं, जबकि आतिफ रजा लखनऊ जेल में कैद हैं। ये मामला अगस्त 2023 में कारोबारी अबू फकर खान के जरिए दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा हुआ है। FIR में मुख्तार अंसारी, उनकी बीवी अफशा अंसारी, बेटा अब्बास अंसारी, उनके साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ धोखाधड़ी, भत्ताखोरी और साजिश के इल्जामात लगाए गए थे। शुमाली मशरिकी दिल्ली के दयालपुर के एक मदरसे में 5 साल के बच्चे की मौत का खुलासा हो गया है, जो बहुत हैरान और परेशान करने वाला है। दरअसल उस बच्चे को वहीं के दूसरे लड़कों ने मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल 23 अगस्त की रात तकरीबन 9:52 पर एक खातून ने ब्रिजपुरी मदरसे के बाहर से पुलिस को कॉल की थी और बताया था कि मदरसे में पढ़ने वाले उसके 5 साल बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। खातून ने पुलिस को फोन किया और फोन पर बताया कि मुझे शुबा है कि मेरे बेटे के साथ कोई गड़बड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और 5 साल बच्चे को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस मामले को देखते हुए पुलिस ने बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल में पहुंचाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे की मौत की वजह कई अंदरूनी चोटें बताई गई, जो कि हमले की वजह से हुई थी। पुलिस को तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि एक 5 साल मासूम बच्चे को उसी मदरसे के 3 नाबालिग लड़कों ने कत्ल किया था, जिनकी उम्र सिर्फ 11 और 9 साल के बीच थी। पुलिस ने तीनों नाबालिग मुलजमान के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 5 साल मासूम बच्चे ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद उन लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तशद्दुद की 3 वारदातों में पंजाब के रहने वाले 39 लोगों को मार डाला गया है और एक मामले में तो बलूचिस्तान के मूसा खेल में हाईवे पर कई गाड़ियों को रोका गया और उनसे उतरे पंजाबी निषाद के लोगों को मार डाला गया। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में 49 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इन अफराद को कत्ल करने से पहले उनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए गए और उनके पंजाबी होने का पता चलने पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा एक और वारदात में 16 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। इन हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। ये बलोच अस्करियत पसंदों की एक तंजीम है जो अक्सर पंजाबी निषाद लोगों को निशाना बनाती आ रही है। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज ने बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह से अब तक 12 से ज्यादा अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन हमलों का भरपूर जवाब दिया और अब तक की गई कार्रवाई में उन्होंने 12 से ज्यादा अफराद को मार गिराया है। बता दें कि इतवार की शब बलोच लिबरेशन आर्मी ने मुस्तोंग, कलात, पसनी, सांसार में थानों पर हमला किया था। इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए तंजीम ने कहा है कि हमने कुछ और मकामात पर भी हमले किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को ईरान से मिलने वाली रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान के क़याम के बाद से बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। बलोच समझते हैं कि पाकिस्तान उनके वसाइल का इस्तेहसाल करता है, लेकिन वहाँ तरक्की नहीं होती है। यहाँ पर चीन के ताउन से ग्वादर पोर्ट समेत दीगर कई मंसूबों पर भी काम जारी है। बलोच भी उनके खिलाफ निकल आए हैं। तो वहीं मरकज की मोदी हुकूमत ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया है कि इन जिलों के नाम ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि लद्दाख को खुशहाल बनाने के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को पूरा करने के लिए वजारत दाखिला ने 5 नए अजला बनाने का फैसला किया है। इससे लद्दाख के लोगों को बेहतर इंतजामिया और खिदमत फराहम की जा सकेंगी। मोदी हुकूमत लद्दाख के लोगों को मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताते चलें कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था, जिसके बाद लद्दाख एक अलग मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बन गया। उस वक्त लद्दाख में सिर्फ 2 अजला थे, एक करगिल और दूसरा लेह। नए अजला के साथ कुल तादाद 7 हो जाएगी।
अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मोदी हुकूमत ने लद्दाख में 5 नए अजला बनाने का फैसला किया है। हुकूमत हर गली और मोहल्ले में गवर्नेंस को मजबूत बनाकर लोगों के लिए मौके बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बता दें कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके होने की वजह से लद्दाख मरकजी वजारत दाखिला के बराह रास्त कंट्रोल में आता है। पीएम मोदी ने इस फैसले की तारीफ की और कहा कि यह बेहतर हुक्मरानी की तरफ एक कदम है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लद्दाख में 5 नए अजला का क़याम बेहतर हुक्मरानी और खुशहाली की तरफ एक कदम है। अब ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नोबरा और चांगथांग पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, जिससे खिदमत और मौक़ों को लोगों के करीब लाया जाएगा। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को मुबारकबाद भी दी है। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में असेंबली इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि पहले 44 लोगों की लिस्ट जारी की थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया और फिर 15 लोगों की लिस्ट जारी की गई और फिर दोपहर में एक और लिस्ट जारी की गई, जिसमें एक और नए नाम का ऐलान किया गया। मालूमात के मुताबिक बताते चलें कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए पहली फहरिस्त जारी की थी, लेकिन कुछ देर बाद ही पार्टी ने उसे वापस ले लिया। आपको बताते चलें कि पहली फहरिस्त में 44 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही घंटों बाद दूसरी फहरिस्त भी जारी की। इतवार की शाम बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में असेंबली उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया था। अब बीजेपी ने एक बार फिर नई फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें अब 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। हालांकि पहली वाली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसको घटाकर अब 15 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। बीजेपी ने पहले मरहले के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 1 अक्टूबर को भी वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में सितंबर तक असेंबली इंतखाबात मुकम्मल करने की हिदायत भी दी थी। लिस्ट में पामपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, श्री गुफवाड़ा बिजबहारा से सोफी यूसुफ, शानगुस अनंतनाग से वीर सराफ, राजपोरा से बीजेपी ने अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, मगरबी अनंतनाग से मोहम्मद रफीक वानी, इंद्रवाल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पाडेर नागसेनी से सुनील शर्मा, भद्रवा से दिलीप सिंह परिहार, मगरबी डोडा से शक्तिराज परिहार, रामबन से राजेश ठाकुर और बनिहाल से सलीम भट्ट को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना के पूरे मुल्क में पेंशन स्कीम शुरू किए जाने के एक दिन बाद ही एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत रियासती मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाली पहली रियासत बन गई है। बता दें कि ये फैसला इतवार को एकनाथ शिंदे की सदारत में महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग के बाद लिया गया है। रियासती काबीना ने यूपीएस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये मार्च 2025 से महाराष्ट्र में सरकारी मुलाजमीन के लिए नाफिज किया जाएगा। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने कहा है कि तकरीबन 23 लाख मरकजी मुलाजमीन को यूपीएस के तहत फ़वाइद मिलेंगे। अगर इसे रियासती हुकूमतें नाफिज करती हैं तो उन्हें भी इसका पूरा फ़ायदा हासिल होगा। इस स्कीम का ऐलान करते हुए मरकजी हुकूमत ने कहा था कि रियासती हुकूमतें भी इसे नाफिज कर सकती हैं। ये फैसले चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की सदारत में रियासती काबीना की मीटिंग के बाद लिए गए हैं। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और दीगर काबीनी वज़रा ने हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लाने के मरकजी हुकूमत के फैसले को निशाना बनाया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी हुकूमत का यू टर्न है। खड़गे ने कहा कि हुकूमत ने पहले बजट में तवील मुद्दती कैपिटल गेन इंडेक्सेशन का फैसला वापस ले लिया। वक्फ तरमीमी बिल जेपीसी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल और यूपीएससी के आला ओहदों पर लेटरल एंट्री का फैसला भी वापस ले लिया गया। हम हुकूमत के एहतसाब को यकीनी बनाते रहेंगे। इस हुकूमत से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बचाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने जुनूबी दिल्ली में सड़क को चौड़ा करने के लिए काटे गए तकरीबन 1100 पेड़ के मामले पर एक बार फिर से दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला है। बता दें कि आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी और अफसरान ने मिली भगत कर गैर कानूनी तरीके से बिना सुप्रीम कोर्ट की और महकमा जंगलात की इजाजत के पेड़ काटे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में एलजी को बचाने के लिए अफसरान झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली हुकूमत में वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर एलजी को गुमराह किया गया है तो अब तक उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। एलजी पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जहां पर ये 1100 पेड़ गैर कानूनी तरीके से काटे गए हैं, डीडीए के मेंबर इंजीनियरिंग अशोक गुप्ता के जरिए दाखिल किए गए हलफनामे में भी इस बात को माना गया है, जबकि एलजी शुरू से ही इस बात को छुपा रहे थे और वहीं पर उन्होंने सड़क को चौड़ा करने का हुक्म भी दिया। उन्होंने कहा कि एलजी सर विनय सक्सेना ने 10-10 सफ़हात का खत लिखा है। हर छोटी छोटी बातों पर उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ये खत लिखे हैं। उन्हें दिल्ली के एलजी का ओहदा संभाले तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। क्या वो अभी तक ये नहीं जानते कि दरख्त काटने के लिए ट्री ऑफिसर से इजाज़त लेनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एलजी को गुमराह किया जाता तो तमाम अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि ये सब लोग मिले हुए हैं।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई ने माली बेजाबदगियों के मामले में शिकंजा सख्त कर लिया है। सीबीआई ने 14 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष पर अपनी गिरफ्त सख्त करना मजबूत कर दी है। एक दिन पहले सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इतवार के दिन तेजी से छापेमारी की। बता दें कि सीबीआई की टीमें 14 मकामात पर पहुंची और छापेमारी की। ये मुकदमा संदीप घोष के दौर में इदारे में मुबैना माली बेजाबदगी से मुतल्लिका है। बता दें कि सीबीआई ने कोलकाता में डॉक्टर संदीप घोष के कैंपस की तलाशी ली। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने आरोपी और उनके साथियों के ठिकानों सहित कोलकाता में 14 अन्य मकामात पर छापेमारी की है। मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक खातून ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। मामला तब से ये अब तक सुर्खियों में बना हुआ है। आरटीआई एक्ट के तहत एक हैरान कर देने वाली मालूमात सामने आई है। एक मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक 9 साल तक चली एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पर सरकारी नौकरियां हासिल करने की 1084 शिकायतों का पता चला है। आपको बता दें कि इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन मामलों में से 92 एम्प्लॉइज़ को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है। ये फिगर्स इस साल पूजा खेड़कर के हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए की जा रही है कि सिविल सर्विसेज में सीट के लिए फर्जी कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कटघरे में हैं। हुकूमत के नीचे 93 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में से 59 के लिए आरटीआई रिकॉर्ड अवेलेबल कराए गए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक आपको बता दें कि इस दौरान रेलवे में 349 ऐसी शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट में 259 मिनिस्ट्रीज ऑफ शिपिंग और 202 डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 138 शिकायतें दर्ज की गई हैं। डीओपीटी के सोर्सेस ने कहा है कि इनमें से कई मामले अलग अलग अदालतों में भी पेंडिंग हैं। जुलाई में पूजा खेड़कर कंट्रोवर्सी के बाद एक मीडिया एजेंसी के जरिए की गई आरटीआई का जवाब हासिल हुआ है। इससे पता चलता है कि डीओपीटी ने साल 2010 में उस वक्त के लोकसभा बीजेपी एमपी रतिलाल कालिदास वर्मा की सिफारिश के बाद ऐसी शिकायतों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।